जय हिंद के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस सेशन के माध्यम से आज भारतीय कृषि के प्रमुख टॉपिक को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि आपके सिलेबस में जो भारतीय कृषि से संबंधित स्पष्ट टॉपिक दिए गए हैं, जैसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, कृषि का मशीनीकरण और पशुपालन के टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। ये ऐसे टॉपिक है दोस्तों जो आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं, लेकिन भारतीय कृषि लिखा गया है और भारतीय कृषि का ग्रामीण स्तर पर प्रभाव लिखा गया है। तो भारतीय कृषि से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसे हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार तो करना ही चाहिए। तो इस सेशन के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि स्पष्ट रूप से सिलेबस में तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। वास्तव में कहूँ तो भारतीय कृषि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। काफ़ी सारे डायमेंशंस इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आजीविका का जो सिलेबस दिया गया है वो लगभग लगभग कृषि से ही संबंधित है। उसके अलग अलग डायमेंशंस को, अलग अलग टॉपिक को दे दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक को हम आज कवर करेंगे जो उसमें नहीं दिया है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसका हमने जो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल NIA स्टडी हब पर अपलोड कर दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, भारतीय कृषि बहुत ही ज़्यादा, बहुत सिंपल टॉपिक है। बस हमें सिर्फ एक बार रीड करने की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों को याद करना है ये हमें देखेंगे। बस हम वन बाय वन याद करते हुए चलते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि बचपन से आप और अपने आसपास हम इन चीज़ों को सबको देखते हैं, तो क्या करेंगे, हम वन बाय वन करके इसको रीड करते हुए चलेंगे। तो देखिए, भारतीय कृषि में कृषि के अंतर्गत कृषि और संबद्ध गतिविधियों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं, तो देखिए, कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी जिसमें फल एवं सब्जियों का उत्पादन, डेयरी, मत्स्य पालन, अन्य पशुधन गतिविधियां, सामाजिक वानिकी, काष्ठ कार्य आदि कृषि के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। तो काफ़ी सारों को तो हमने डेयरी के भी देख लिया, लगभग उत्पाद वगैरह बचे हुए हैं जो हम उसको देखेंगे। मत्स्य पालन हमने पहले ही देख लिया। पशुधन गतिविधियों, पशुपालन को हमने देख ही लिया है। इसमें हॉर्टिकल्चर और फसल उत्पादन के जो टॉपिक हैं उसको हम आज कवर करने वाले हैं। ये होता है कि भारत की जनसंख्या का लगभग 70% प्रत्यक्ष या परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। अब भारत के GDP में इसका योगदान लगभग 17% का योगदान कृषि क्षेत्र करता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था में आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें खनन, उत्खनन आदि शामिल हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया एक इंट्रोडक्शन का पोर्शन, ये भारतीय कृषि का क्या योगदान है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कृषि का वर्गीकरण किन किन हिसाब से किया जाता है। तो पहला किया जाता है प्रक्रिया और उद्देश्य के आधार पर कि क्या क्या उद्देश्य से हम कृषि करते हैं, उस हिसाब से कृषि का वर्गीकरण किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, निर्वाह कृषि, जिसमें कृषि का उत्पादन खुद के उपयोग के लिए करते हैं तो वो कहलाती है निर्वाह कृषि। दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि, जब हम उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए और पैसे कमाने के लिए करते हैं तो वो कहलाती है वाणिज्यिक कृषि। फिर एक टर्म आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये है जैविक कृषि। जैविक कृषि यह पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित करके और उसका संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से
किया जाता है। मतलब ऐसी किसी जिसमें हम कीटनाशक वगैरह का उपयोग नहीं करते, जैविक खाद का उपयोग करते हैं, ताकि पर्यावरण को इससे हानि ना हो, प्रदूषण ना हो। और इसको क्या किया जाता है, इसमें स्थानीय आगतों का उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी हमारे आसपास में उपलब्ध प्राकृतिक चीज़ें होती है, उन्हीं का ही हम उपयोग इसमें करते हैं। तो वो क्या कहलाती है, जैविक कृषि। मतलब सीधा सीधा आप वन वर्ड समझिए कि इसमें जो उर्वरक होते हैं ना, जो कीटनाशक होते हैं, जो रसायन होते हैं, उनकी जगह में हम प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं, सीधे सीधे उनको पोषक तत्व प्रदान करने के लिए। तो वो कहलाती है आपकी जैविक कृषि। फिर एक आती है गहन कृषि। गहन कृषि का सीधा सा मतलब है कि प्रति इकाई भूमि पर एक ही वर्ष में कई बार फसलें उगाना। मतलब देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रायः खरीफ फसल लेने की ही प्रमुखता है, यहाँ हम खरीफ फसल ही लेते हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा आप चले जाइए तो क्या करते हैं, खरीफ फसल लेते हैं, फिर तुरंत रबी फसल ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि उपलब्ध रहा समय तो जायद फसल भी ले लेते हैं। हमारे यहाँ मुख्यतः खरीफ और जायद फसल लेने की ही प्रधानता है। दूसरा आप कृषि में पढ़ते हैं कि वहीं पश्चिम बंगाल में साल में 3 बार चावल की खेती की जाती है, जिसे औस अमन और बोरो बोलते हैं। जैसे आपने जीएस में आप इस चीज़ों को पढ़ते ही हैं। तो ये कहलाती है गहन, कि एक साल में आप कितनी बार फसल का उत्पादन करते हैं। तो उस हिसाब से गहनता के उद्देश्य से देखें तो पश्चिम बंगाल क्या है, वो पहले ही स्थान पर है, क्योंकि लगभग वो 3 फसल ले लेते हैं, है ना। फिर आती है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि का बहुत आसान सा मतलब है कि एक ही फसल बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, तो उसको विस्तृत कृषि कह देते हैं। फिर आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें है फसल उगाना और साथ ही साथ बागवानी के काम भी करना। मतलब आप एक जगह में फसल भी उगाते हैं, साथ ही साथ देखते हैं कि हम क्या करते हैं, सब्जी उगा लिए, फल उगा लिए। जब इस प्रकार की कृषि की जाती है तो उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। वर्तमान संदर्भ में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली आजकल जो वर्ड है हमारे सामने, वो है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, मतलब कि समेकित कृषि। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि फसल उगाएंगे, साथ में साथ पशुपालन भी करेंगे, साथ ही साथ मुर्गी पालन भी करेंगे, मत्स्य पालन भी करेंगे, और वर्मी कंपोस्ट का हम निर्माण भी करेंगे। तो ये कहलाती है क्या, समेकित कृषि। सीधे सीधे आपसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनको दे देगा विशेषता और ये किस कृषि की विशेषता है। तो ये आपको याद रखना है कि वो समेकित कृषि की विशेषता है। फिर एक कृषि आती है, उसको बोलते हैं जीरो बजट प्राकृतिक कृषि, यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, हम उनका ही उपयोग इसमें करते हैं। यानी कि परंपरागत कृषि को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। मतलब ये समझिए कि आपके पास जो भी आस-पास में अवेलेबल है चीज़ें, जो भी उपलब्ध चीज़ें हैं, उनका ही उपयोग करना है। ना तो आपको इसमें क्या करना है, किसी से उधार लेना है, ठीक है। ना तो आपको बाहर से कुछ हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग करने के लिए मशीन मंगानी है। सीधा सा मतलब ये है कि पुराने ज़माने में जो परंपरागत कृषि होती थी, अपने आसपास उपलब्ध खाद का उपयोग करिए, बीज जो अंकुरण के लिए पुरानी तकनीक जो अपनाई जाती थी उसका उपयोग करिए। यही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट का मतलब है कि आपका जो बाहरी लागत है वो शून्य हो जाना चाहिए। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। ये समझिए कि हम किसी से भी बाहर से 1 रुपए भी हम कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं। हमारे पास ही जो उपलब्ध चीज़ें हैं उसके माध्यम से ही जब हम कृषि करते हैं तो ये कहलाती है जीरो बजट प्राकृतिक कृषि। आई होप कृषि का वर्गीकरण आपने उद्देश्य के आधार पर देख लिया। अब दूसरी प्रमुख चीज़ जो आती है वो है कृषि का वर्गीकरण आर्द्रता के उपलब्ध स्रोत के आधार पर।
तो वो कृषि क्या होती है? देखिए, एक होती है संचित कृषि, दूसरा होती है वर्षा पर निर्भर कृषि। आप सभी जानते हैं संचित कृषि में दो प्रकार की कृषि होती, एक होती है रक्षित सिंचाई कृषि, दूसरी होती है उत्पादक सिंचाई कृषि। इसका क्या मतलब है? रक्षित सिंचाई कृषि का मतलब है अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना। मतलब ये है कि आप किसी भी क्षेत्र में जब फसल का उत्पादन कर रहे हैं तो उनको उतना ही मात्रा में पानी उपलब्ध कराना है जिससे उसकी क्या हो सके, रक्षा हो सके। रक्षित सिंचाई कृषि, ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको पानी नहीं देना है, ठीक है, ये कहलाता है रक्षित सिंचाई कृषि। मतलब फसल को सूखने से बचने से बचाना है ताकि उसकी उत्पादकता बनी रहे, ये होती है रक्षित सिंचाई कृषि। दूसरा प्रमुख है उसमें उत्पादक सिंचाई कृषि। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, उत्पादक सिंचाई कृषि का मतलब है कि फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन हम ले सकें। इसमें पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जाता है। फिर आती है वर्षा निर्भर। जैसे हमारे देश में जो कृषि है वो लगभग वर्षा निर्भर ही कृषि है। तो इसमें भी दो प्रकार की कृषि होती है, एक तो शुष्क भूमि कृषि, दूसरी होती है आर्द्र भूमि कृषि। ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, सीधे सीधे आपके पास सोर्स होंगे तो आप एनसीईआरटी के बुक से भी पढ़ सकते हैं। शुष्क भूमि कृषि का मतलब ये होता है दोस्तों कि जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। जैसे कहाँ वर्षा कम होती है? राजस्थान के भागों में, है ना, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है। वो होता है प्रायद्वीपीय पठार का जो सेंट्रल रीजन है, कर्नाटक महाराष्ट्र का जो क्षेत्र जो आता है, उसमें क्या होती है, वर्षा कम मात्रा में प्राप्त होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या हो जाती है, शुष्क भूमि कृषि की जाती है। और इसमें प्रमुख फसल जो उगाए जाते हैं वो होते हैं रागी, बाजरा, मूंग, चना और चारा फसलें। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इन फसलों को उगाते हैं। ये आपने समझ लिया। दूसरी प्रमुख जो कृषि है वो है आर्द्र भूमि कृषि। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे फसल का उत्पादन जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसमें आती है क्या, चावल, जूट और गन्ना। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन यहीं से किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जो सामान्यतः हम जानते ही हैं, चावल में तो लबालब पानी की आवश्यकता होती है, गन्ना में भी पानी की आवश्यकता होती है, जूट भी लगभग पानी से डूबा ही रहता है। तो ये तीन जो फसल है इसके बारे में आपको हमेशा याद रखना है, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन तो बनते ही हैं। चलिए, अब हमने देख लिया कृषि का वर्गीकरण और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि फसल चक्रण क्या होती है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, फसल चक्रण यानी क्रॉपिंग पैटर्न का सीधा मतलब है कि कृषि उत्पादन के संदर्भ में फसलों को लगाए जाने की एक निश्चित बारंबारता होती है जिसे फसल चक्रण कहा जाता है। बहुत ही इजी है ये। फसल चक्रण के प्रकार क्या है? देखिए, फसल जो चक्रण है वो मौसम के आधार पर है वर्गीकृत, और दूसरा फसल लगाने की प्रक्रिया के आधार पर, यानी सीधे सीधे हम कितने टाइप के फसल लगाते हैं ये कहना चाहता है ये फसल चक्रण वाला टॉपिक। तो बहुत ही इजी, हम जो लगाते हैं हमारे यहाँ खरीफ फसल मौसम के आधार पर, है ना, रबी फसल, जायद फसल, ये तीनों को हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डिटेल से देखेंगे। फसल लगाने की प्रक्रिया के आधार पर मिश्रित फसल लगाते हैं, अंतरा फसलीकरण करते हैं और फसल चक्रण यानी क्रॉपिंग पैटर्न। तो आइए एक एक करके देखते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ये है हमारा मौसम के आधार पर। देखिए, खरीफ की फसल, है ना, रबी की फसल और जायद की फसलें। तो खरीफ की फसल क्या क्या है इसमें? देखिए, खरीफ की फसल के बारे में, मानसून पर यह बोई जाती है, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक इसकी अवधि होती है
औसत जल की अधिक ज़रूरत इसमें पड़ती है। जैसा कि हमने देखा, मुख्यतः हमारे यहाँ क्या है, धान की फसल उगाते हैं और धान की फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। सामान्य तापमान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सिंपल सा मतलब है कि जैसे हम जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हम मान के चलते हैं, है ना, तो इस समय क्या होता है, तापमान ज़्यादा ही होता है ना, क्योंकि सितंबर के बाद सूर्य क्या होता है, विषुवत वृत्त पर आता है, तो वह दक्षिण की ओर मतलब मकर रेखा की ओर जाने की कोशिश करता है, मकर रेखा में जाता है। तब तक ड्यूरेशन क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में इनको तापमान उपलब्ध होता है। दिन की लंबाई 8 घंटे होती है, बिल्कुल दिन की लंबाई तो होती है 8 घंटे, दिसंबर के बाद छोटी होती है। तो इसमें प्रमुख फसल क्या होते हैं, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर, ये सभी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। फिर आते हैं हम रबी की फसलों में। इसका ड्यूरेशन आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत ही ईजी है ये। अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक हम क्या लगाते हैं, रबी की फसल। औसतन इसे कम तापमान की ज़रूरत होती है। औसतन जल की कम ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही। दिन की लंबाई लगभग 6 घंटे इनको चाहिए। इसमें प्रमुख फसल होते हैं गेहूँ, चना, सरसों, जौ, मसूर और कुसुम। कुसुम क्या है, तिलहन फसल है। तो प्रायः हमारे यहाँ क्या हम लोग आते हैं, चना उगा देते हैं, गेहूँ उगाते हैं, ये सभी क्या है, रबी की फसलें हैं। फिर आता है प्रमुख रूप से एक जायद की फसलें। जायद की फसलें मुख्य रूप से कृत्रिम सिंचाई पर भी की जा सकती है। मतलब क्या होते हैं, सब्जी जो ककड़ी, खीरा, इसे आप कृत्रिम सिंचाई पर भी उगा सकते हैं। हम देखेंगे सिंचाई का जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हम सिंचाई के उन प्रकारों को भी देखेंगे। फिर क्या होता है, रबी की कटाई के तुरंत के बाद जायद की फसलें उगाई जाती हैं, मुख्य रूप से अप्रैल से लेकर जून तक, क्योंकि मार्च के आसपास रबी की फसलों की कटाई हो जाती है। इसमें क्या क्या उगाते हैं, मुख्य रूप से सब्जियां, फल, वनस्पति और चारा फसलें। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों, मौसम के आधार पर जो फसलें होती हैं उनको हमने देख लिया। अच्छा, मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आप जनरल स्टडी के बुक फॉलो करते हैं उनमें से इन फसलों के बारे में थोड़ा सा आपको देखना होगा, क्योंकि ये नहीं तो क्या है, ये जो हमारा सेशन है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक एक फसलों के बारे में हम डिस्कस करने लगे तो इसको आपको क्षेत्र और उत्पादकता किन किन क्षेत्रों में भारत के क्रम में, इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स से। फिर हम आते हैं दोस्तों फसल लगाने की प्रक्रिया के आधार पर। ये भी 3 टाइप की होती है। हमने पहले देखा था खरीफ रबी को हमने देख लिया। अब फसल लगाने की प्रक्रिया के आधार पर मिश्रित फसलें, ये क्या है, ये मिश्रित कृषि नहीं है दोस्तों। हमने इसके पहले देखा था मिश्रित कृषि, अब हम देख रहे हैं मिश्रित फसलें। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोया जाता है तो उसे मिश्रित फसलें कहा जाता है। एक फसल की कटाई का इसमें इसका दूसरे फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह मिश्रित फसल बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं की जाती है। ये हमने देख लिया मिश्रित फसल। अंतरा फसलीकरण, इसका मतलब ये है कि सहजीवी फसलों को अलग अलग क्यारियों में बोया जाता है। मतलब ये मान के चलिए कि ये हमने एक क्यारी बनाई और ये हमने थोड़ा सा गैप देकर के दूसरी क्यारी बना दी, तो इसमें हमने क्या किया, फसल ए लगा दिया, इसमें हमने क्या किया, फसल बी लगा दिया। तो देखिए कुछ अंतर है दोनों फसलों के बीच में, ये अंतर, इसीलिए इसको कहा जाता है अंतरा फसलीकरण। इससे ये होता है कि जल स्रोतों का बेहतर प्रबंधन हो जाता है, क्योंकि एक ही जल के माध्यम से 2 अलग अलग टाइप के फसलों को क्या मिल रहा है, जल की प्राप्ति हो रही है। बीमारियों से होने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसमें जैसे कोई
कीट पतंग क्या करते हैं, एक फसल में आते हैं, दूसरी फसल में वो नहीं बैठते हैं, तो दोनों फसलों को आसपास में लगा दीजिए, तो वो क्या करेंगे, दूसरी फसल में नहीं बैठते हैं ना, उनको देख करके वो नहीं आते। तो इस हिसाब से अंतरा फसलीकरण का थोड़ा सा क्या होती है, उपयोगिता बढ़ जाती है। फिर आता है फसल चक्रण के आधार पर। फसल चक्रण मतलब एक समय पर एक फसल की वाणिज्यिक उपज की जाती है, निश्चित समय अंतराल पर फसलों को परिवर्तित कर दिया जाता है। इससे क्या होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। मतलब जैसे आपने देखा, जितने भी जो दलहन फसल होते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन उर्वरीकरण की उनमें क्या होती है, यौगिकीकरण की क्षमता होती है ना। नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। तो इस हिसाब से क्या करते हैं, दलहन फसलन भूमि की जो उत्पादकता है उसे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि खरीफ के बाद जो रबी की फसल ली जाती है उसमें हम कोशिश करते हैं कि दलहन फसलों को लगाते हैं। दलहन फसलों के जड़ों में एक जो बैक्टीरिया होती है वो मुख्य रूप से क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जिसके वजह से ही भूमि की क्या होती है, उत्पादकता बढ़ती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप अब समझ चुके होंगे कि क्यों हम खरीफ के बाद मुख्य रूप से दलहन फसलों को लगाते हैं। चलिए, अब ये है वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, धान रोपण तकनीक। मतलब हमारे यहाँ जो धान का रोपण हम करते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकारों से किया जाता है। तो देखिए, यहाँ से आपका वेरी इम्पोर्टेंट, जापानी प्रत्यारोपण तकनीक, चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण, और तीसरा है मेडागास्कर तकनीक, या जिसे श्री विधि भी कहते हैं। तो एक एक करके हम इसे अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें पहला आता है धान रोपण की जापानी तकनीक। यह क्या है, इसका अन्य नाम पारंपरिक धान की रोपाई कहलाती है। इसमें किसानों द्वारा धान की नर्सरी तैयार की जाती है। मतलब ये समझिए कि वर्तमान में जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ धान की रोपाई जो हम करते हैं ना, वही कहलाती है जापानी प्रत्यारोपण तकनीक। मतलब ये जापान से अडॉप्ट किया गया है इस प्रकार की खेती, इसीलिए इसको जापानी नाम दिया गया है। इसमें क्या करते हैं, धान के बीजों की बुआई करके धान के रोपों, युवा पौधों को हम तैयार करते हैं। इन रोपों को बाद में उखाड़कर धान के खेतों में रोपण किया जाता है। इस तकनीक में धान के पौधों को पानी से लबालब भरे खेतों में लगाया जाता है। मतलब कुल मिलाकर हम समझें तो आपके आसपास में जो खेती की जाती है वही है जापानी प्रत्यारोपण तकनीक। मतलब सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि पारंपरिक धान की रोपाई को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। 3 नाम दे देंगे, उसमें से एक नाम होगा जापानी प्रत्यारोपण तकनीक, और यही आपका सही आंसर है। ये तो आप बचपन से देखते और समझते आए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वो है चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण, यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, और मेडागास्कर विधि। तो चलिए, मेडागास्कर विधि को ही हम पहले देख लेते हैं। मेडागास्कर क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यहाँ क्या है, 1983 में फादर हेनरी डी लौलानी ने मेडागास्कर में इस तकनीक को विकसित किया, इसीलिए इसे मेडागास्कर विधि भी कहते हैं। इसे हिंदी में सघन धान प्रणाली या श्री, मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया, इस नाम को आपको याद रखना है, श्री विधि भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद इसके पिक्चर को हम देखेंगे। इस तकनीक में पौधों की जड़ों में नमी बरकरार रखना ही पर्याप्त होता है। मतलब इसमें हम खेत में लबालब पानी नहीं भरते हैं, खाली इसमें क्या करते हैं, मिट्टी में नमी बरकरार रखने की कोशिश हम करते हैं।
साथ ही सिंचाई के पुख्ता इंतजाम जरूरी है ताकि ज़रूरत पड़ने पर फसल की सिंचाई की जा सके। ऐसा है कि आपने मिट्टी में पर्याप्त नमी तो उपलब्ध करा दी, लेकिन जब उसमें दरार पड़ने लगे या सूखने की स्थिति हो तो आपके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सामान्यतः ज़मीन पर दरार उभरने पर ही दोबारा सिंचाई करते हैं। मतलब इसमें आप पानी भर के नहीं रखते, जब जब ज़रूरत होती है तब तब सिंचाई करते हैं। इस तकनीक से धान की खेती में भूमि, श्रम, पूंजी और पानी कम लगता है। वही उत्पादन 300% तक ज़्यादा मिलता है। तो ये नई तकनीक है, इसको हम थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि चावल का आप जो छोटी नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद चावल को आप दूर दूर में लगाते हैं। दूर दूर में इसमें लगाया जाता है। जैसे इस फोटो में आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि कैसे एक क्यारी के फॉर्म में लगाया जा रहा है। मतलब हर पौधे के बीच में एक सामान्य रूप से दूरी रखी जाती है, जिससे क्या होता है, उसको पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त होता है, उससे पर्याप्त पानी प्राप्त होता है ना। इसीलिए ये क्या है, इसका जो उत्पादन है वो लगभग लगभग दूसरे परंपरागत तकनीक से इसमें ज़्यादा उत्पादन होता है। बस इतना ही याद रखने की इसमें ज़रूरत है। मेडागास्कर विधि, या इसे क्या करते हैं, श्री विधि, इसका आप सन को याद रख लीजिएगा। इसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन भी कहते हैं, या इसे श्री विधि भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत होगी। दूसरा, इसमें पूछ देगा कि इसमें पानी की पर्याप्त मात्रा की ज़रूरत होती है। नहीं, इसमें लबालब नहीं भरा जाता। सिर्फ क्या करते हैं कि मिट्टी को एक बार तैयार करने के बाद सिर्फ उसमें नमी बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाला जाता है। इसलिए क्या है, इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। फिर तीसरा आता है चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण, यानी कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, मतलब DSR तकनीक। जैसे हमने क्या दिया, SRI तकनीक, ये क्या है, DSR तकनीक। इस तकनीक में पूर्व अंकुरित बीजों को ट्रैक्टर चालित मशीन द्वारा सीधे खेत में ड्रिल कर दिया जाता है, या कोई और मशीन के माध्यम से सीधे हम क्या करेंगे, ये ऐसे बीजों को हम वहाँ जा कर के लगा देंगे। इसमें अब अन्य जगह पे नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये कहता ही है कि इसमें नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। किसानों को केवल अपनी भूमि को समतल बनाना होता है और धान की बुआई से पूर्व एक बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। श्रम लागत में इसमें कमी होती है और जल की भी बचत होती है। अब देखिए, इसके चित्र के माध्यम से थोड़ा सा हम समझते हैं और इसे अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, या तो आप ट्रैक्टर ले लीजिए, या फिर आपके पास और जो मशीनें तैयार की गई है वैसे मशीनों को रखिए। और ये क्या करता है, देखिए, ये खेत को, इसमें नमी बरकरार रखने की कोशिश की गई है, यानी पानी से भर दिए, थोड़ा सी इसको क्या कीजिए, खेत की मिट्टी को तैयार कर दिया आपने। उसके बाद इन मशीनों में आपने बीजों को डाल दिया, है ना। और क्या किया गया, धीरे धीरे आप इनको गिराते गए। ये इस बॉक्स में क्या है कि उस हिसाब से इसको तैयार किया जाता है कि एक निश्चित अंतराल पर ही दूरी तय करने के बाद वो बीज नीचे गिर जाए। तो इसमें क्या होती है, नर्सरी तैयार करने की आपकी जो मेहनत है वो बच गई। सीधे सीधे क्या किया आपने, बीजों को ही सीधे मिट्टी में डाला और इससे ही फसल का उत्पादन आपने कर दिया। तो इस प्रकार से ये कहलाती है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, मतलब DSR तकनीक। तो हमने 3 तकनीकें अभी तक देख ली। पहले क्या देखी हमने, जापानी तकनीक देखी। दूसरा हमने देखा मेडागास्कर विधि, यानी कि श्री विधि भी कहते हैं, मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। फिर तीसरा हमने देखा DSR, मतलब डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यानी कि बीजों का प्रत्यक्ष बीजीकरण, मतलब बीजों को हम प्रत्यक्ष रूप से इसमें लगाते हैं। तो इन तीनों को, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, बहुत ही
महत्वपूर्ण है। इसमें इसके विशेषताओं को दोस्तों आपको याद रखना है। विशेषता से सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं तो टाइप से तो क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं सिंचाई के प्रकारों के बारे में। चलिए, सिंचाई के बिना तो कृषि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो सिंचाई क्या होता है? कृत्रिम साधनों द्वारा खेतों को जो जल उपलब्ध कराया जाता है वह क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो आज हम देखेंगे, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल से इन सिंचाई के प्रकारों को पढ़ेंगे। तो सिंचाई के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला तो है परंपरागत, दूसरा है नवीन प्रौद्योगिकी। तो परंपरागत में वही नहर, कुएं, तालाब और बोरवेल, इन चारों प्रकार से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है ड्रिप, यानी कि टपक विधि द्वारा सिंचाई, ये नवीनतम प्रौद्योगिकी है। फिर होता है फर्टिगेशन और एक होता है स्प्रिंकलर, यानी कि फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई। दोस्तों, आज के सेशन में हम यही तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सिंचाई के प्रकारों से ही अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये ड्रिप सिंचाई, टपक विधि, इन सब को देखेंगे। और आगे हम धान में लगने वाले रोगों के बारे में देखेंगे। उसके बाद कृषि का जो प्रभाव है उसे देखेंगे। तत्पश्चात फिर क्या करेंगे हम? सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक इसका टॉपिक होता है वो है कि उर्वरक और खाद के बारे में हम इसमें देखेंगे। इन सभी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आज आप इन सभी टॉपिक को एक बार 24 घंटे में एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।